शहर की सबसे ऊंची और आलीशान इमारत सिंघानिया एम्पायर के 80वें फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था। बोर्डरूम का तापमान एसी की वजह से नहीं, बल्कि उस कुर्सी पर बैठे इंसान की वजह से जमा हुआ था। रेयांश सिंघानिया, उम्र बस कुछ हफ्तों में 25 साल, लेकिन उसके नाम का खौफ ऐसा था कि 25-50 साल के अंडरवर्ल्ड डॉन भी उसके सामने नजरें उठाने से कांपते थे। वह सिर्फ शहर की सबसे बड़ी लीगल कॉर्पोरेट फैमिली का प्रेसिडेंट ही नहीं था, बल्कि पर्दे के पीछे वह उस माफिया सिंडिकेट का बेताज बादशाह था जिसे उसके परदादा ने शुरू किया था। रेयांश को सिर्फ एक ही चीज से प्यार था, परफेक्शन। उसके डार्क ग्रे इटालियन सूट पर एक सिलवट नहीं थी। उसके बालों का हर एक स्ट्रैंड अपनी जगह पर सेट था और डेस्क पर रखी उसकी माउंट कैप पेन बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में अलाइन थी। रेयांश बॉलरूम के दूसरे छोर से उसके चाचा देवराज सिंघानिया ने गला साफ करते हुए कहा, तुम्हें समझना होगा, 25 साल के होने वाले हो। फैमिली काउंसिल के रूल्स के हिसाब से प्रेसिडेंट की गद्दी पर बने रहने के लिए तुम्हारा शादीशुदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने अगले महीने तक शादी नहीं की तो बोर्ड तुम्हारे चचेरे भाई अयान को इस पोजीशन के लिए नॉमिनेट कर सकता है। रेयांश ने अपनी गहरी स्याह आंखों से देवराज को घूरा। उसके आंखों में कोई भी इमोशन नहीं था। अयान, वो जो बिना पढ़े पीए के एक बैलेंस शीट भी नहीं पढ़ सकता। रेयांश की आवाज़ बहुत ही भारी और बर्फ जैसी ठंडी थी। ये रूल्स है रेयांश, देवराज ने थोड़ा डरते हुए कहा। रूल्स मैं बनाता हूँ चाचा। रेयांश ने अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसकी हाइट और उसका ऑरा इतना डोमिनेटिंग था कि बॉडरूम में बैठे बाकी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। लेकिन अगर एक फालतू के मैरिज सर्टिफिकेट से आप लोगों को तसल्ली मिलती है तो फाइन। रेयांश ने अपनी कोट का बटन बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए अपने पीए से कहा, मॉम को इन्फॉर्म कर दो, वो मेरे लिए कोई भी लड़की सिलेक्ट कर ले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, क्या करती है, बस ये ध्यान रहे कि वो मेरी पर्सनल स्पेस में दखल न दे, मुझसे कोई फालतू की रोमांटिक उम्मीदें ना रखे और मेरे काम के बीच ना आए। शादी का दिन और टाइम मुझे मेरे कैलेंडर पर अपडेट कर देना। मीटिंग डिसमिस्ड। बिना एक पल रुके रेयांश वहाँ से निकल गया। उसे प्यार, रोमांस और किसी का टाइम देने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके पास एक एम्पायर था जिसे और बड़ा करना था और एक अंडरवर्ल्ड था जिसे उसे कंट्रोल करना था। शादी उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस एग्रीमेंट थी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ सिंघानिया मैंशन का मेन गेट। तारा बेटा, आराम से। दीनानाथ जी अपनी पुरानी लेकिन साफ सुथरी यूनिफॉर्म में हाँफते हुए टैक्सी की तरफ भागे। टैक्सी से एक लड़की बाहर निकली। उसने एक सिंपल सी ब्लू जीन्स, एक ओवरसाइज सफ़ेद टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके बाल एक मैसी बन में बंधे थे। उसके चेहरे पर एक ऐसी स्माइल थी जो पूरे सिंघानिया मैंसन की उस डार्क और सीरियस वाइब को सेकंड्स में ख़त्म कर सकती थी। दादाजी, तारा ने दौड़कर दीनानाथ जी को कसकर गले से लगा लिया। अरे मेरी बच्ची, कितनी बड़ी हो गई है तू। दीनानाथ जी की आंखें भर आईं। तारा की कहानी में बहुत दर्द था, लेकिन उसने उस दर्द को अपनी इस चुलबुली से स्माइल के पीछे बहुत ही खूबसूरती से छुपा रखा था। 3 साल पहले जब तारा पुणे में अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, तब एक भयानक कार एक्सीडेंट में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। वह वक्त तारा के लिए किसी नर्क से कम नहीं था। दीनानाथ जी, जो सिंघानिया मेंशन के सबसे पुराने और भरोसेमंद हेड मैनेजर थे, तारा को अपने साथ मुंबई लाना चाहते थे। लेकिन तारा बहुत समझदार और एक प्रैक्टिकल लड़की थी। उसने रोते हुए अपने दादाजी से कहा था कि वो अपनी पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसके पापा का सपना था कि वो एक इंडिपेंडेंट लड़की बने। इसलिए पिछले 3 साल से तारा पुणे के एक हॉस्टल में रहकर अपनी आईटी और बिजनेस मैनेजमेंट की डिग्री पूरी कर रही थी। और अब जब उसकी डिग्री पूरी हो चुकी थी तो मुंबई आ गई थी, सिर्फ अपने दादाजी के साथ रहने और एक अच्छी सी जॉब ढूंढने। दादाजी, ये घर है या कोई म्यूजियम? म्यूजियम? तारा ने आंखें फाड़ कर उस विशाल महल जैसे मैंशन को देखा। यहाँ तो इंसान रास्ता भूल जाए। और इतनी शांति क्यों है? यहाँ कोई हंसता बोलता नहीं है क्या? श्श,
दीनानाथ जी ने जल्दी से तारा के मुंह पर उंगली रखी। बेटा, ये सिंघानिया मेंशन है। यहाँ का हर एक रूल है शांति और परफेक्शन। छोटी मालकिन, रियांस की माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने ही तुझे मुझे यहाँ स्टाफ का क्वार्टर में अपने साथ रखने की परमिशन दी है। लेकिन बड़े छोटे साहब, रियांस बाबा, दीनाजात जी थोड़े से कांप गए। उनसे दूर रहना, वो बहुत ही गुस्से वाले और स्ट्रिक्ट इंसान हैं। उनके सामने कोई भी फालतू बात नहीं करना। ओह, मतलब कोई खड़ूस बॉस है टाइप इंसान है ना? तारा ने अपना बैग उठाते हुए आंख मारी। टेंशन मत दीजिए दादाजी, मैं यहाँ कोई फालतू पंगे लेने नहीं आई हूँ। मुझे बस 1-2 दिन रेस्ट चाहिए, फिर मैं बाहर अपनी जॉब के लिए इंटरव्यूज़ देना शुरू करूँगी। मैं आपकी इस सिंघानिया कंपनी पर बोझ नहीं बनूंगी। दीनानाथ जी मुस्कुराए और तारा को लेकर मैंशन के पीछे बने अपने क्वार्टर की तरफ चले गए। तारा अंदर से बहुत खुश थी कि फाइनली वो अपने इकलौते परिवार के पास आ गई थी। रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटी तो उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आई। उसकी आंखों से एक आंसू भी गिरा, लेकिन उसने तुरंत उसे पूछ लिया। रोने से कुछ नहीं होगा तारा, उसने खुद से बताया। तुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। उसने अपनी उदासी को अपनी उसी चुलबुलेपन के बॉक्स में बंद कर दिया और फिर सो गई। अगली सुबह वो खूंखार पहली मुलाकात। सुबह के 6 बज रहे थे। सिंघानिया मैंशन में सब कुछ मशीन की तरह काम कर रहा था। रियांस अपने मॉर्निंग वर्कआउट के बाद शावर लेकर एक डार्क ग्रे सूट पहनकर अपने प्राइवेट स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने इटालियन मार्बल का एक बड़ा सा डेस्क था, जिस पर उसके सारे गैजेट्स और फाइल्स एकदम परफेक्ट लाइन में रखे थे। वो आज रात की एक बहुत बड़ी माफिया डील के ब्लूप्रिंट्स और अपनी कंपनी के मर्जर की फाइल्स का एक साथ पढ़ रहा था। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज था। तभी उसके स्टडी रूम के बाहर से गार्डन एरिया में कुछ हलचल हुई। तारा को सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो अपने नाइट सूट, जिस पर छोटे छोटे कार्टून पेंगुइन्स बने थे, मैं ही मेंशन घूमने निकल पड़ी थी। उसे कॉफ़ी की बहुत तेज़ तलब लग रही थी और वो मैन किचन ढूंढते ढूंढते गलती से रियांस के प्राइवेट विंग में आ गई थी। यार, ये कैसा घर है? किचन ढूंढने के लिए गूगल मैप लगाना पड़ेगा क्या? तारा ने खुद से बड़बड़ा रही थी। तभी उसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत एंटिक चाइनीज़ फूलदान पर पड़ी, जो कि पतले से स्टैंड पर रखा था। तारा को पुरानी चीज़ों का बहुत शौक था। वो उस फूलदान को पास से देखने लगी। वाह, ये तो बिंग डायनेस्टी का लग रहा है। तारा ने जैसे ही उसे हल्का सा छुआ, स्टैंड का एक पहिया स्लिप हो गया और वो भारी फूलदान नीचे गिरने लगा। तारा की आंखें अचानक से बड़ी की फटी रह गई। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए हवा में ड्राइव मारी और उस भारी फूलदान को जमीन पर गिरने को ठीक 1 इंच पहले अपने हाथों में कैच कर लिया। लेकिन इस चक्कर में वो खुद पूरी तरीके से फर्श पर फिसलते हुए रियांस के स्टडी रूम के उस बड़ी से कांच के दरवाजे से जा टकराई। रियांस, जो अपनी फाइल पढ़ रहा था, उसके हाथ रुक गए और उसके प्राइवेट विंग में आज तक किसी ने भी सांस लेने की भी आवाज़ नहीं की थी। और ये धमाका! रियांस की गहरी खूंखार आंखों में एकदम से खून उतर आया। वो अपनी कुर्सी से उठा। उसने झटके से कांच का दरवाज़ा खोला। सामने का नज़ारा देखकर रियांस का दिमाग एक पल के लिए सुन्न पड़ गया। एक लड़की जिसने अजीब सा पेंगुइन वाला पजामा पहना हुआ था, वो फर्श पर पसरी हुई थी और उसके हाथों में रियांस का वो 5 करोड़ का एंटिक फूलदान था। ये क्या बदतमीजी है? रियांस की आवाज़ इतनी भारी और ठंडी थी कि अगर कोई और होता तो शायद वहीं हार्ट अटैक से मर जाता। लेकिन तारा कोई और नहीं थी। बदतमीजी? तारा ने हाँफते हुए फूलदान को धीरे से जमीन पर रखा और अपने कपड़े झाड़ते हुए खड़ी हो गई। उसने रियांस को ऊपर से नीचे तक देखा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने कोई ग्रीक गॉड देख लिया हो, इतना हैंडसम, इतना शार्प। लेकिन अगले ही पल उसका ध्यान उस आदमी के खड़ूस टोन पर गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर, तारा ने अपनी उंगली उठाते हुए कहा। बदतमीजी मैंने नहीं की है, आपके इस स्टैंड ने की है। इसके पहिए में ग्रीस खत्म हो गया है और ये एक स्कोपर पर रखा था। लॉजिकली देखा जाए तो ये फूलदान अभी टूटकर चकनाचूर हो जाता अगर मैं अपनी जान पर खेलकर इसे कैच नहीं करती। और एक आप हैं जो मुझे थैंक यू बोलने की इस तरह जगह चिल्ला जा रहे हैं। श्रेयांश एक सेकंड के लिए
शून्य रह गया। वो इंसान जिसके सामने शहर के बड़े बड़े क्रिमिनल्स आंख उठाने की हिम्मत नहीं करते थे, उसे वह कार्टून पजामे वाली लड़की लॉजिक समझा रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्राइवेट विंग में घुसने की? रियाज ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका ऑरा इतना डरावना था कि तारा को एक पल के लिए पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। मुझे क्या पता था कि ये आपका प्राइवेट विंग है। वहाँ कोई वोट भी तो नहीं लगा कि सावधान अंदर खड़ूस मॉन्स्टर रहता है। तारा ने भी अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिए। मैं तो बस किचन ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे कॉफ़ी चाहिए थी। और वैसे आप है कौन? हाँ, बेंसन के मैनेजर? मैनेजर? रियांस का जबड़ा गुस्से से भिज गया। तभी वहां दीनानाथ जी दौड़ते हुए आए। तारा को रियांस के सामने खड़ा देखकर उनकी जान ही हलक में अटक गई। मालिक, छोटे मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। दीनानाथ जी ने कांपते हुए रियांस के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ये मेरी पोती है तारा, कल ही पुणे से आई है। इसे घर के रूल्स नहीं पता थे। मैं इसे अभी यहाँ से ले जाता हूँ। रियाज ने दीनानाथ जी की तरफ देखा और फिर तारा की तरफ। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था, लेकिन दीनानाथ जी मेंशन के सबसे पुराने इंसान थे, इसीलिए उसने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया। दीनानाथ जी, मैंने तुम्हें इसे यहाँ रखने की परमिशन दी थी, मेरे घर को सर्कस बनाने की नहीं। रियाज ने बेहद सूखी और ठंडी आवाज़ में कहा, इसे मेरे विंग से दूर रखो वरना अगली बार मैं इसे इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। तारा को ये टोन बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने दीनानाथ जी को हाथ जोड़ते देखा तो उसे और भी बुरा लगा। हेलो, आप मेरे दादाजी से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? तारा ने अचानक रियांस की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। दीनानाथ जी ने जल्दी से तारा का हाथ पकड़ा। तारा, चुप कर बेटा। नहीं दादाजी, तारा ने रियांस को घूरते हुए कहा। इन्होंने एक अच्छा सूट क्या पहन लिया। इन्हें लगता है कि ये किसी से भी बदतमीजी से बात कर सकते हैं। सुनिए मिस्टर छोटे मालिक, इज्जत कपड़ों से नहीं जुबान से होती है। और रही बात आपके इस घर की, तो मैं खुद यहाँ से कल बाहर जा रही हूँ जॉब ढूंढने। मुझे आपके इस म्यूजियम में रहने का कोई शौक नहीं है। रियाज की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। आज तक उसकी पूरी 25 साल की ज़िंदगी में किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर एक शब्द भी तेज आवाज़ में नहीं कहा था, और ये लड़की बिना रुके बिना डरे उसे लेक्चर दे रही थी। तारा, दीनानाथ जी ने उसे लगभग चीखते हुए वहाँ से दूर कर दिया। माफ़ कर दीजिए मालिक, ये बच्ची है। रियाज वहाँ खामोश खड़ा रहा। उसका दिमाग गुस्से से खौल रहा था, लेकिन एक अजीब सी चीज़ हुई थी। उस लड़की का बेबाकपन और उसका वो बिना डरे बोलना रियाज को इरिटेट तो कर रहा था, लेकिन साथ ही एक बहुत ही अजीब अनजाना सा इम्प्रेशन भी छोड़ गया था। वो वापस अपने स्टडी रूम में आया और अपनी डेस्क पर बैठ गया, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी डेस्क पर पड़ी। जब वो बाहर गया था तो उसकी मर्जर वाली फाइल में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोडिंग और लीगल क्लॉज का पन्ना खुला हुआ था, जिसमें रियांस की लीगल टीम को एक लूप होल नहीं मिल रहा था। लेकिन अब उस पन्ने पर एक लाल पेन से एक छोटा सा करेक्शन किया हुआ था। रियाज ने वो फाइल उठाई। करेक्शन में लिखा था, क्लॉज 4.B में कंपनी लॉ का सेक्शन 186 लगाओ, लूप होल अपने आप ही कवर हो जाएगा। योर वेलकम कॉफ़ी लवर। रियांस का दिमाग सुन पड़ गया। ये फाइल टॉप सीक्रेट थी, और जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसकी पूरी 50 लाख महीने की लीगल टीम पिछले 2 दिन में सिर्फ फोड़ रही थी, उस कार्टून पजामे वाली लड़की ने बस एक नज़र देखकर चलते फिरते उस सॉल्व कर लिया था। रियांस ने अपनी आंखें बंद की। उसे परफेक्शन पसंद था, और ये परफेक्शन बिल्कुल परफेक्ट और लॉजिकल था। तारा, रियाज के मुंह से बहुत ही धीमी भारी आवाज में वो नाम निकला। वो एक आफत थी, एक चलती फिरती मुसीबत थी जो बहुत ज़्यादा बोलती थी। वो रियाज सिंघानिया के साथ शांत और डार्क वर्ल्ड के बिल्कुल अपोजिट थी, लेकिन वो ज़रूरत से ज़्यादा स्मार्ट भी थी। तभी रियाज का फ़ोन बजा। उसकी माँ का कॉल था। हाँ मॉम, रियाज ने फ़ोन उठाते हुए अपनी उसी ठंडी टोन में कहा। रियाज बेटा, मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां देखनी शुरू कर दी हैं। मुझे बताओ, तुम्हें कैसी लड़की चाहिए? उसकी माँ ने पूछा। रियाज की नज़रें अभी भी उस फाइल पर लिखे लाल पेन वाले करेक्शन पर टिकी हुई थी। उसके दिमाग में अचानक एक
बहुत ही प्रैक्टिकल लेकिन अजीब सा लॉजिक घूमा। उसे शादी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए करनी थी। उसे कोई ऐसी हाई सोसाइटी लड़की नहीं चाहिए थी जो उसके घर में आकर अपना हक जताए या फिर पॉलिटिक्स करे। उसे कोई ऐसी चाहिए थी जिसे वो अपनी मर्जी पर कंट्रोल कर सके, जो उसके काम भी आ सके और सबसे बड़ी बात, जिसे वो अपने रूल्स पर चला सके। मॉम, रियाज ने अपनी गहरी और खूंखार आवाज़ में कहा, लड़कियां ढूंढना बंद कर दीजिए। क्या? लेकिन बेटा, तुम्हारी शादी शादी होगी मॉम। रियाज के होठों पर बहुत ही सूक्ष्म लेकिन डार्क स्माइल आ गई, जो शायद ही कभी कोई देख सकता था, लेकिन किसी बाहर वाली से नहीं। आप दीनानाथ जी से कहिए कि वो मुझे मुझे उनसे बात करनी है, उनकी पोती तारा के लिए। कॉल कट गई। रेयान सिंघानिया ने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल दिया था। उसने एक ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में लाने का फैसला कर लिया था जो परफेक्शन से कौ से दूर थी, लेकिन उसका दिमाग रेयांस के लेवल का था। दूसरी तरफ मेंशन के आउट हाउस में बैठी तारा अपने दादाजी की डांट खा रही थी। तुझे पता है तूने आज क्या किया है? वो मालिक हैं हमारे। अगर उन्होंने तुझे इस शहर से गायब करवा दिया तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। दीनानाथ जी डर के मारे कांप रहे थे। तारा ने मुंह बनाते हुए एक सेब उठाया और उसे बाइट करते हुए कहा, दादाजी चिल, वो कोई माफिया डॉन थोड़ी है ना जो मुझे गायब करवा देंगे। एक नॉर्मल अमीर खड़ूस बॉस ही तो है। मैं कल ही बाहर जाकर कोई अच्छी सी आईटी कंपनी में जॉब ले लूँगी। फिर हमें उन मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। तारा को अंदाज़ा भी नहीं था कि वो जिस खड़ूस बॉस को इग्नोर करने की बात कर रही है, वो असल में शहर का सबसे बड़ा माफिया डॉन है। और उससे भी बड़ी बात, वो खूंखार डॉन अब अपनी परफेक्ट लवलेस वाइफ बनाने की स्क्रिप्ट लिख चुका था। तारा की ज़िंदगी का वो शांत चैप्टर अब ख़त्म हो चुका था, क्योंकि रेयान सिंघानिया की नज़र उस पर पड़ चुकी थी। और जब रेयान सिंघानिया किसी चीज़ पर अपना नाम लिख देता है तो उसे दुनिया की कोई भी ताकत उससे नहीं छीन सकती। अब देखना ये था कि जब वो दोनों, एक आग और एक बर्फ, एक ही कमरे में एक दूसरे के आमने सामने होंगे, तो ये शादी कोई डील रहेगी या फिर एक ऐसा महासंग्राम जिसमें कोई एक जरूर अपना दिल हार बैठेगा। दोपहर के 2 बज रहे थे। आउटसाइड के छोटे से लिविंग रूम में एक अजीब सा सन्नाटा बस रहा था, जो सिर्फ बाहर से आ रही हल्की दबा की आवाज़ से टूट रहा था। दादाजी, आप मजाक कर रहे हैं ना? तारा ने अपना हाथ में पकड़ा पानी का गिलास टेबल पर लगभग पटकते हुए कहा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गईं। दीनानाथ जी भी सोफे पर बैठे थे। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मैं मजाक क्यों करूँगा बेटा? छोटी मालकिन रियांस की माँ ने मुझे खुद अपने कमरे में बुलाकर ये बात कही है। वो चाहती हैं कि रियाज बाबा की शादी तुझसे ही हो जाए। तारा एक गहरी सांस ली। उसने अपने बालों को पीछे झटकते हुए खड़ी हो गई। असंभव दादाजी, मैं यहाँ कल ही तो आई हूँ। मैंने पुणे में 3 साल अपनी आईटी डिग्री के लिए दिन रात एक किया है। मुझे अपना करियर बनाना है, जॉब करनी है, अपनी पहचान बनानी है। मैं यहाँ किसी अमीर घर की शोफीस बहू बनने नहीं आई हूँ। लेकिन बेटा, वो सिंघानिया परिवार है। दीनानाथ जी ने समझाने की कोशिश की। शहर का सबसे बड़ा खानदान, वहाँ तेरा भविष्य पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगा। और रियांस बाबा, वो बहुत ही बड़े आदमी हैं। वही तो प्रॉब्लम है दादाजी, तारा ने झल्लाते हुए कहा। वो इंसान, रेयान सिंघानिया, वो इंसान नहीं बल्कि एक चलता फिरता फ्रीजर है। सुबह आपने देखा नहीं कैसे बातें कर रहे थे? उसके चेहरे पर तो जैसे इस्माइल नाम की चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करती। इतने खड़ूस, इतने एरोगेंट इंसान से मैं शादी करूंगी? नेवर। मुझे अपनी ज़िंदगी में शांति चाहिए, खौफ नहीं। आप जाकर मालकिन को साफ मना कर दीजिए। मुझे शादी के इस फालतू झमेले में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। दीनानाथ जी को पता था कि उनकी पोती कितनी जिद्दी की है। वो हार मानकर सिर झुकाए मैन मेंशन की तरफ चले गए ताकि वो मालकिन को तारा का फैसला सुना सके। तारा वहीं सोफे पर गिर पड़ी। उसका दिमाग खराब हो चुका था। उसी रात 11:30 बजे मौसम अचानक से बहुत खराब हो गया था। आसमान में काले घने बादल छा गए थे और तेज तूफानी हवाएं चलने लगी थी।
बारिश की तेज बूंदें मेंशन की कांच की खिड़कियों से टकरा रही थी। तारा को नींद नहीं आ रही थी। दोपहर की बातों ने उसके दिमाग में एक अजीब सी उलझन पैदा कर दी थी। वो फ्रेश हवा खाने के लिए आउटसाइड से निकलकर मेंशन की पुरानी लाइब्रेरी से लगी एक बड़ी सी ओपन टेरेस पर चली गई। उसे बारिश बहुत पसंद थी। वो टेरेस की रेलिंग के पास खड़ी होकर ठंडी हवा और बारिश की बूंदों को महसूस कर रही थी। तभी हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। तारा का ध्यान अपने उड़ते हुए बालों को संभालने पर था और उसने ध्यान नहीं दिया कि बारिश की वजह से टेरेस का इटालियन मार्बल कितना ज़्यादा स्लिपर हो चुका है। जैसे ही उसने मुड़ने के लिए एक कदम पीछे लिया, उसका पैर बुरी तरह से फिसल गया। आह! तारा के मुंह से एक चीख निकली। उसका बैलेंस पूरी तरीके से बिगड़ चुका था और वो सीधा पीछे की तरफ, जहां एक नीची सी पत्थर की बाउंड्रीज थी, गिरने वाली थी। अगर वो वहां गिरती तो सीधे 2 फ्लोर नीचे गार्डन के पत्थरों पर जाकर टकराती। तारा ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जमीन पर नहीं गिरी। गिरने से ठीक 1 सेकंड पहले दो बेहद मजबूत और चौड़े हाथों ने उसकी कमर को हवा में ही जकड़ लिया और एक ही झटके से उसे अपनी तरफ खींच लिया। तारा सीधे एक बेहद मजबूत और चौड़े सीढ़ी से जा टकराई। उसकी सांसें हलक में अटक गई थी। उसे इस इंसान के कोट से एक बेहद महंगी और कस्तूरी बारिश में भीगी हुई बुरी परफ्यूम की महक आई। उसने कांपते हुए अपनी आंखें खोली। आसमान में कड़की बिजली की रोशनी में उसने देखा वो रियान सिंघानिया था। उसने एक डार्क नेवी ब्लू सिल्क की शर्ट और मैचिंग ट्राउजर पहना हुआ था। बारिश की कुछ बूंदें उसके चेहरे और बालों पर थी, जो उसे और भी ज़्यादा डार्क और हैंडसम बना रही थी। लेकिन सुबह वाले गुस्से की जगह इस वक्त उसकी गहरी काली आंखों में एक बहुत ही शांत शाही रहस्यमय ठहराव था। ग्रेविटी से कोई पुरानी दुश्मनी है विस्तारा, या खुद को चोट पहुंचाने का कोई नया शौक पाला है? रियांस की आवाज़ हवा और बारिश के शोर के बीच बेहद शार्प, गहरी और एक अजीब सी रॉयल्टी से भरी हुई थी। उसमें कोई भी बदतमीजी या गुस्सा नहीं था, बस एक शांत अथॉरिटी थी। तारा का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने जल्दी से खुद को संभाला और रियांस के पकड़ से थोड़ा पीछे हटी। वो पैर स्लिप हो गया था। तारा ने नज़रें चुराते हुए अपनी शर्ट ठीक की। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। रियांस ने अपने दोनों हाथ बहुत ही एलिगेंट तरीके से अपनी पैंट की जेबों में डाल लिए। वो तारा को बहुत ही शांत नज़रों से देख रहा था। सुना है तुमने मेरी माँ के भेजे हुए प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है? रियांस ने बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा। उसका टोन ऐसा था जैसे वो किसी बहस बहुत बड़ी बात की बोर्ड मीटिंग कर रहा हो, बिल्कुल कैलकुलेटिव और शांत। तारा तुरंत डिफेंसिव मोड में आ गई। उसे लगा रियाज अब उस पर गुस्सा करेगा या अपने रुतबे का रौब दिखाए। हाँ, मैंने मना कर दिया। तारा ने थोड़ा चिन अप करते हुए बेबाकी से जवाब दिया। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मेरे अपने कुछ गोल्स हैं। मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की बनना चाहती हूँ। मुझे जॉब करनी है और वैसे भी हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मुझे नहीं लगता कि हम कभी एक साथ। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम मुझसे नफरत क्यों करती हो मिस तारा। रियाज ने अपनी उसी मखमली लेकिन भारी आवाज़ में उसकी बात बीच में काट दी। मैंने सिर्फ ये पूछा है कि तुमने मना क्यों किया, और तुम्हारे जवाब में मुझे ये समझ आया है कि तुम्हें अपनी आज़ादी और करियर की फिक्र है। तारा ने हल्की सी कंफ्यूज हो गई। ये इंसान सुबह तो इतना रूड था, लेकिन अभी ये इतनी तमीज और इतने शाही अंदाज में बात कर रहा है कि तारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट कैसे करे। रियाज एक कदम आगे बढ़ा। उसने कोई जोर जबरदस्ती वाला एटीट्यूड नहीं दिखाया। मैं एक बिजनेसमैन हूँ तारा, और मैं सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर बात करता हूँ। रेयान ने हवा में उड़ रहे अपने बालों को पीछे सेट करते हुए कहा। तुम्हें लगता है कि वह शादी तुम्हारी आज़ादी छीन लेगी? तो क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये शादी असल में तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल बन सकती है? मतलब? तारा ने अपनी भौं सिकोड़ ली। मतलब कि ये, मुझे भी इस शादी से कोई पर्सनल इंटरेस्ट तो है नहीं। रियाज ने बहुत ही प्रैक्टिकल टोन में समझाया। मेरी फैमिली, खासकर
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहते हैं कि मैं शादी करूं ताकि मैं अपनी गद्दी पर बना रहूं। मेरे पास इन फालतू के रिश्ते, डेटिंग या फिर रोमांस के लिए ना तो वक्त है ना ही कोई इच्छा। मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो मेरे घर में रहे, कागजों पर मेरी पत्नी हो लेकिन मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में दखल न दे। तारा चुपचाप उसे सुन रही थी। रियांस की आवाज़ में एक ऐसा सम्मोहन था जो उसे अपनी तरफ बात करने पर मजबूर कर रहा था। इसलिए मैं तुम्हें एक डील ऑफर कर रहा हूँ। रियांस ने अपनी आंखें तारा की आंखों में फिक्स्ड करते हुए कहा। पहला फैक्ट ये है कि शादी पूरी तरह से सीक्रेट हो रहेगी। सिर्फ मेरी फैमिली और तुम्हारे दादाजी को इसके बारे में पता होगा। बाहर की दुनिया, मीडिया या फिर किसी भी और इंसान को इस शादी की भनक भी नहीं लगेगी। तारा की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गई। दूसरा फैक्ट, रियाज ने अपनी उंगली से दूसरा पॉइंट गिनाते हुए कहा। तुम्हारी आज़ादी, तुम जो चाहो जब चाहो कर सकती हो। तुम पर कोई बंदिश नहीं होगी, ना ही मेरी फैमिली की तरफ से और ना ही मेरी तरफ से। तुम मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो जिसे मैं कंट्रोल करूं। तीसरा और सबसे जरूरी आखिरी फैक्ट, रियाज ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वो तारा के बहुत करीब था, लेकिन उसने एक बहुत ही रिलैक्स रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखी थी। तुम्हें काम करना है एएस कॉरपोरेशन के आईटी डिपार्टमेंट में, एक सीनियर डेवलपर की पोस्ट पर खाली है। कल सुबह तुम्हें वो जॉब मिल जाएगी। तुम मेरे ऑफिस में काम करोगी, लेकिन एक एम्प्लॉय की तरह, मेरी पत्नी की तरह नहीं। तारा का दिमाग तेजी से चलने लगा। वो इंसान जो उसे सुबह एक खूंखार मॉन्स्टर लग रहा था, वो अब इस दुनिया की सबसे लॉजिकल और बेहतरीन डील ऑफर कर रहा था। एक सीक्रेट मैरिज, पूरी आज़ादी और शहर की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब। और और आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं होंगे मुझसे? तारा ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा। मेरा मतलब है शादी के बाद हम दोनों के बीच। रेयांस के होठों पर एक बहुत ही हल्की लेकिन बेहद शार्प और रॉयल स्माइल आ गई। उसे समझ आ गया था कि तारा किस बारे में बात कर रही है। फैक्ट नंबर 4, मिस तारा। रेयांस ने अपनी आवाज़ को थोड़ा और गहरा करते हुए कहा। हमारे बीच कोई भी पर्सनल या फिजिकल रिलेशन नहीं होगा। मैं कोई डेस्परेट इंसान नहीं हूँ जो किसी लड़की पर जोर जबरदस्ती करे। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है। कागजों पर तुम मिसेस सिंघानिया होगी, लेकिन असल ज़िंदगी में तुम सिर्फ तारा रहोगी मेरे लिए। तुम सिर्फ एक बिजनेस पार्टनर की तरह होगी जो मेरा एक छोटा सा काम आसान कर रही है। नथिंग मोर, नथिंग लेस। तारा ने गहरी सांस ली। बारिश अभी भी हल्की हल्की हो रही थी। रियाज के शाही और फैक्ट बेस्ड प्रपोजल ने उसके दिमाग के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए थे। उसे इस बात से बहुत ही रिलीफ मिला था कि रियाज बिल्कुल भी वैसा टिपिकल डोमिनेटिंग हस्बैंड बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि वो उसे एक बराबर की डील दे रहा था। लॉजिकली देखा जाए, तारा ने अपने चुलबुले लेकिन समझदार अंदाज में कहा, तो इस डील से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मुझे मेरी जॉब मिल रही है, मेरी प्राइवेसी मिल रही है और दादाजी की मेरी फिक्र भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मिस्टर सिंघानिया, अगर मैंने ये डील एक्सेप्ट कर ली तो आपको ये बर्दाश्त करना होगा कि मैं आपके उन बोरिंग परफेक्शन परफेक्शनिस्ट रूल्स को फॉलो नहीं करूँगी। रियांस की वो डार्क स्माइल थोड़ी और गहरी होगी। मुझे तुम्हारी उस बेवकूफ़ाना हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम मेरी कंपनी का डाटा हैक ना कर लो। तो क्या मैं ये मानूं कि हमारी डील पक्की है? तारा ने हवा में अपना हाथ आगे बढ़ाया। डील पक्की है मिस्टर बॉस। रियाज ने अपना मजबूत गर्म हाथ तारा के हाथ में रखा। उसने तारा से बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हाथ मिलाया, लेकिन उस एक सेकंड के टच ने तारा का शरीर एक अजीब सी बिजली दौड़ा दी। वो आदमी सिर्फ बातों से ही नहीं, अपनी टच से भी बहुत पावरफुल महसूस हो रहा था। कल सुबह 9 बजे मेरी लीगल टीम तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट लेकर आएगी। रियाज ने हाथ छोड़ते हुए कहा। उसे ध्यान से पढ़ लेना, और हाँ, अगर रात में बारिश के बीच छतों पर फिसलने का काम खत्म हो गया हो तो अब अंदर जाकर सो जाओ। कल से तुम्हें ऑफिस ज्वाइन करना है और मैं अपने एम्प्लॉयज़ की लेटर लिपि बर्दाश्त नहीं कर सकता। रियाज पलटा और अपनी उसी शाही और खामोश चाल के साथ टेरेस से अंदर चला गया। तारा वहीं खड़ी रही। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि पिछले 10 मिनट में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला हो चुका था। वो एक माफिया किंग और शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की सीक्रेट वाइफ बनने वाली थी। तुम सच में एक चलती फिरती आफत हो मिस तारा।
उसने खुद में मुस्कुराते हुए कहा और अंदर की तरफ चल दिया। इस शादी से उसकी जिंदगी में कोई असर तो नहीं पड़ने वाला था, या कम से कम कागजों और रियांस के फैक्ट्स के हिसाब से तो यही सच था। लेकिन तारा नहीं जानती थी कि दिल के मामलों में कोई फैक्ट्स काम नहीं आते। जब वो दोनों एक छत के नीचे एक ऑफिस के साथ काम करेंगे, तो ये सीक्रेट डील क्या सच में सीक्रेट रहेगी? और बहुत जल्द एक ऐसे डार्क रोमांटिक जुनूनी तूफान में बदलने वाली थी जो उन दोनों की परफेक्शन और लॉजिक की दुनिया को तहस नहस करने वाली थी। एक हफ्ता पलक झपकते ही बीत गया। सिंघानिया मैंसन की दीवारों के बीच एक अलग ही तरह की हलचल थी। सब कुछ बहुत ही तेजी से हो रहा था, इतनी तेजी से कि तारा को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिल रही थी। रेयांस की मां ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, लेकिन सब कुछ इतने निजी और सीमित रखा गया था कि बाहर के किसी भी मीडिया हाउस का बिजनेस राइवल को भनक तक नहीं लगी थी। शादी से 2 दिन पहले रियांस के प्राइवेट ऑफिस में एक थोड़ी छोटी सी बहस हुई थी। रियांस अपनी डेस्क पर बैठा था, उसके सामने फाइलों का अंबार था। तुम्हारे लिए कैबिन तैयार करवा दिया है, तुम प्रोजेक्ट नेक्सस की हेड कंसल्टेंट रहोगे, रियाज ने बिना ऊपर देखे कहा। उसकी आवाज़ में कोई चर्चा नहीं थी, बस ऑर्डर था। तारा ने सामने वाली कुर्सी खींच कर बैठते हुए एक लंबी सांस ली। नहीं। रियाज की पैंट ढक गई। उसने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें शांत थी, लेकिन उनमें एक सवाल था। क्यों? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में किसी भी तरह की तंगी में नहीं देखना चाहता। तंगी नहीं है रियांश, इसे मेहनत कहते हैं, तारा ने बहुत ही सहज भाव से कहा। उसकी आंखों में अपने भविष्य को लेकर एक चमक थी। मैं आपकी कंपनी में एक जूनियर इंटर्न के तौर पर शुरुआत करना चाहती हूँ। मैं नीचे से ऊपर जाना चाहती हूँ। अगर कल को प्रमोशन मिलेगा, तो वो मेरी अपनी काबिलियत के दम पर होगा, ना कि इसलिए कि मैं सिंघानिया एम्पायर की बहू हूँ। आप मुझे किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। डील में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप मेरा करियर तय करेंगे। रेयांस उसे देखता रहा। उसने जिंदगी में सिर्फ लोगों को झुकते देखा था, लेकिन ये लड़की ये हर कदम पर उसे हैरान कर रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और फाइल बंद कर दी। ठीक है। रेयांस की आवाज़ में एक अजीब सा सम्मान था। तुम अपने तरीके से काम करो, लेकिन याद रहे, मेरी कंपनी में गलतियों की कोई जगह नहीं है, चाहे तुम मेरी पत्नी हो या फिर कोई अनजान। बिल्कुल, तारा मुस्कुराई। तभी तो मैं वहां आ रही हूँ। शादी का दिन एक खामोश बंधन। शादी का दिन किसी फिल्मी ड्रामे जैसा नहीं था, बल्कि ये एक बहुत ही गर्मापूर्ण और भव्य था। लेकिन निजी समारोह था। मैंशन के विशाल काय मंदिर प्रांगण को सफेद चमेली और मोगरे के फूलों से सजाया गया था। वहाँ कोई फालतू की भीड़ नहीं थी, सिर्फ परिवार के चंद लोग और कुछ बेहद करीबी विश्वास पात्र लोग थे। रेयांश एक शाही क्रीम कलर की सिल्क शेरवानी में था, जिस पर बारीक जरी का काम था। वह अपनी जगह पर खड़ा था, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति जैसा। लेकिन उसकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। जब तारा अंदर आई तो रेयांश की सांसें एक पल के लिए रुक सी गई थी। उसने कोई भारी भरकम लहंगा नहीं पहना था। उसने एक पेस्टल पिंक कलर की सिल्क साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद ही सरल लेकिन बेहद प्रभावशाली लग रही थी। उसके चेहरे पर बस थोड़ी सी चमक थी, लेकिन उसकी आंखें की खूबसूरती किसी भी गहने से ज़्यादा थी। दीनानाथ जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपनी पोती को रियांस के सामने लाकर खड़ा कर दिया। दोनों ने एक दूसरे को आंखों में देखा। वहाँ कोई फिल्मी प्यार नहीं था, लेकिन एक ऐसी समझ थी जो उस वक्त के माहौल को और भी गहरा बना सकती थी। जब पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो रियांस ने अपना हाथ तारा की तरफ बढ़ाया। तारा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उसके गर्म और मजबूत हाथ में रख दिया। उन 7 फेरों के दौरान तारा को महसूस हुआ कि रियांस की पकड़ बहुत पक्की है। वह उसे जाते नहीं देखने वाला था, और वह खुद भी अब उस दिल के पीछे नहीं हटना चाहती थी। जब रियांस ने उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया, तो उसकी उंगलियां तारा की गर्दन पर ठहरी हुई एक पल के लिए, जैसे जैसे वह एक रस्म नहीं बल्कि कोई कसम खा रहा हो। आज से तुम सिर्फ एक डील का हिस्सा नहीं हो, रेयांस ने उसके कान के पास बहुत ही धीमी लेकिन अधिकार भरी आवाज में कहा, जिसे सिर्फ तारा ही सुन सकती थी। आज से तुम सिंघानिया मैंशन की मालकिन हो, और मेरी चीजों की रक्षा करना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। तारा ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सिर हिलाया और रेयांस की तरफ झुकाया। ये शादी एक सीक्रेट थी, लेकिन उस
वक्त उन दोनों के बीच एक ऐसा अनजाना बंधन बन चुका था जिसे दुनिया की कोई भी शोर शराबी वाली शादी बयान नहीं कर सकती थी। शादी की बात पहली रात रात के 2 बज रहे थे। पेंट हाउस में सन्नाटा था। मेहमान जा चुके थे और फाइनली ये सीक्रेट शादी खत्म हो चुकी थी। तारा बेडरूम में आईने के सामने खड़ी अपने बालों में लगे दर्जनों हेयरपिन्स निकालने की जद्दोजहद कर रही थी। यार ये पागल पायल वाली आंटी ना मेरे सिर में पिन गाड़े या कीलें। उफ, मेरा सिर दर्द से फट रहा है। तारा खुद में ही बड़बड़ा रही थी और झुंझुलाकर अपनी भारी साड़ी का पल्लू झटक रही थी। तभी दरवाजे की क्लिक आवाज हुई और रियांश अंदर आया। उसने अपनी शेरवानी ऊपर उतार दी और फिर अब सिर्फ एक सफ़ेद शर्ट और ब्लैक ट्राउजर में था। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और वो हमेशा की तरह डार्क हैंडसम और इंटीमेटेड लग रहा था। उसने दरवाज़ा लॉक किया और हाथ बांधकर दरवाजे से टिक गया। उसकी गहरी खामोश आंखें तारा को देख रही थी, जो साड़ी के बाहरीपन से ऑलमोस्ट कुश्ती लड़ रही थी। अगर तुम इस साड़ी से लड़ना बंद करोगी तो शायद वे तुम्हें जिंदा छोड़ दें। रियाज ने अपनी भारी रफ आवाज़ में ताना मारते हुए कहा। तारा ने आईने की से उसे घूरा। हाँ, वेरी फनी मिस्टर बॉस। आपको क्या पता ये कितना भारी है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने 10 किलो का डंबल पहन रखा है और ऊपर से पिंस मेरी जान निकल रही है। रियाज ने एक हल्की सी सांस छोड़ी और धीरे धीरे चलकर उसके ठीक पीछे आकर खड़ा हो गया। आईने में उन दोनों का अक्स एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट लग रहा था। एक शांत तूफान और एक चलती फिरती आफत। रियाज ने बिना कुछ कहे अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। तारा एकदम से झिझक गई। उसका पूरा शरीर हल्का सा अकड़ गया। रिलैक्स। रियाज ने उसके कान के पास झुककर बहुत ही धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। रियाज की ठंडी लंबी ठंडी उंगलियों ने तारा के बालों को छुआ और एक एक करके वो पिंस निकालने लगा। उसका टच इतना जेंटल था कि तारा की सांसें अचानक भारी होने लगी। रियाज का चेहरा तारा की गर्दन के बिल्कुल करीब था। उसकी परफ्यूम की वो महंगी और डार्क खुशबू तारा के दिमाग पर हावी हो रही थी। जब आखिरी पिन निकाला तो रियाज ने तारा के बालों को अपनी उंगलियों से धीरे से सुलझाया। उसके हाथ तारा के कंधों से फिसलते हुए उसकी गर्दन तक आए और वहां मौजूद भारी नेकलेस का हुक को खोलते हुए तो तारा ने नर्वसनेस छुपाने के लिए अपनी हंसी को फोर्स करते हुए कहा। मतलब सीरियसली हम दोनों की शादी हो गई। मुझे तो अभी भी लग रहा है मैं कोई फ्रैंक शो में हूँ। नेकलेस का हुक खुला तो रियाज ने उसे तारा के कॉलर बोन से हटाते हुए साइड में रख दिया, लेकिन उसके हाथ वापस तारा के नंगे कदमे पर जा गए थे। अगर ये फ्रैंक होता। रियाज ने आईने में तारा की आंखों में सीधा देखते हुए फुसफुसाया। तो तुम इस वक्त मेरे कमरे में मेरी पत्नी बनकर नहीं खड़ी होती। रियाज ने तारा को अपने कंधों से पकड़कर धीरे से अपनी तरफ घुमाया। अब वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपने आमने सामने थे। उनके बीच मुश्किल से ही कुछ इंच का फासला था। तारा को रियाज के सीने की गर्माहट महसूस हो रही थी। जो तारा हमेशा बकबक करती थी वो अचानक से चुप हो गई थी। रियाज ने अपनी एक अंगुली से तारा के चेहरे पर आ रही लट के पीछे किया। उसका टच बहुत ही ज़्यादा पजेसिव और डीप था। हमारी डील याद है ना? तारा ने थोड़ी कांपती हुई आवाज़ में, लेकिन उसने हिम्मत करके रियाज को सीधे आंखों में देखा। नो पर्सनल अटैचमेंट। कल से मैं आपकी कंपनी की इंटर्न हूँ। रियाज के होठों पर वो किलर डार्क स्माइल आ गई। उसने अपना हाथ तारा की कमर पर रखा और उसे हल्का सा अपनी तरफ खींच लिया। तारा सीधे उसकी मस्क्यूलर सीने से जा टकराई। डील मुझे अच्छे से याद है मिस तारा। रियाज की आवाज़ एकदम लो और हस्की सी हो चुकी थी। ऑफिस में मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी नई इंटर्न। लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि अभी हम ऑफिस में नहीं हैं और ये मेरा बेडरूम है। तारा का दिल जोर से धड़क उठा। तो क्या हाँ, आप रूल्स ब्रेक करेंगे? तारा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे चुनौती देते हुए कहा। रूल्स मैं बनाता हूँ मिस तारा, और उन्हें ब्रेक करना भी सिर्फ मेरा हक है। रियाज ने उसके चेहरे को बिल्कुल करीब आते हुए कहा। उसकी सांसें तारा के होठों से टकरा रही थी। एक पल के लिए लगा कि वो उसे चूम लेगा। तारा ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन रियाज बस हल्का सा मुस्कुराया। उसने तारा के माथे पर एक बहुत ही सॉफ्ट लेकर डीप किस की
और फिर उसे छोड़ते हुए पीछे हट गया। फिलहाल तुम सेफ हो। रियाज ने मुड़कर बेड की तरफ जाने लगा। जाओ चेंज कर लो, मुझे कल सुबह अपनी नई इंटर से कोई बहाना नहीं चाहिए। तारा ने अपनी आंखें खोली और जोर से सांस ली। खड़ूस, उसने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई। जब वो चेंज करके वापस आई तो रियांस बैठ के एक साइड में लेट कर अपने आईपैड पर कुछ मेल्स चेक कर रहा था। तारा भी चुपचाप बैठ के दूसरी साइड जाकर लेट गई। दोनों के बीच एक तकिया की सुरक्षित दूरी थी। लेकिन रात के किसी पहर तारा, जो नींद में पूरी तरीके से खराटे की चैंपियन बन जाती थी, उसने करवट ली और अपना एक पैर सीधा रियांस के ऊपर डाल दिया और उसका हाथ रियांस के सीने पर आ गया। रियांस की नींद खुली। उसने देखा कि वो चलती फिरती आफत अब पूरी तरीके से उसके ऊपर आ चढ़ पड़ी है। उसने तारा का पैर हटाने की कोशिश की, लेकिन तारा ने नींद में ही रियांस की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने पर अपना चेहरा छुपाते हुए कुछ बुदबुदाई। रियांस ने एक गहरी सांस ली। उसने तारा को दूर करने के बजाय अपना एक हाथ उसकी कमर पर लपेटा और उसे दो खुद से और करीब कर लिया। एक अजीब सा सुकून था उस लड़की के इस पागलपन में। ये एक सीक्रेट शुरुआत थी, लेकिन रियांस को पता चल चुका था कि उसकी वो शांत और परफेक्ट जिंदगी अब पूरी तरह से इस आफत के नाम हो चुकी है। सुबह की तेज धूप सीधे खिड़की से छनकर बिस्तर पर पड़ी। तारा ने नींद में कसमसाते हुए अपनी आंखें खोली। उसे लगा जैसे वह किसी बहुत भारी, गर्म और सख्त पत्थर से चिपकी हुई है। उसने अपनी आधी खुली आंखों से ऊपर देखा और अगले ही पल उसके मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। बाप रे! तारा ने झटके से पीछे हटी, लेकिन उसका पैर रियांस के पैर से इस कदर फंसा हुआ था कि वह वापस उसी के ऊपर गिर पड़ी। रियांस की नींद अचानक से इस चीख से टूट गई। उसने अपनी गहरी काली आंखें खोली। रात भर से तारा ने उसे कोई तकिया समझकर चारों तरफ से जकड़ रखा था। रियांस का खून खौलने लगा। वह अंडरवर्ल्ड का कोई खूंखार डॉन था और शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, जिसके एक इशारे पर लोग कांपते थे, और आज अपने ही बिस्तर पर वह एक लड़की के पैरों तले फंसा हुआ था। रियाज का मन किया कि वह जोर से चिल्लाए और इस आफत को उठाकर कमरे से बाहर फेंक दे, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और एक बहुत ही गहरी सांस ली। सिंघानिया खानदान का एक बहुत सख्त उसूल था, औरतों पर कभी भी आवाज़ ऊंची नहीं उठाई जाती। कभी भी उनसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की जाती, बल्कि उनकी इज्जत की जाती है। इसी उसूल ने आज रिवांस को कोई भी हिंसक कदम उठाने से रोक दिया था। उसने बहुत ही शांति और बिना कोई एक्सप्रेशन किए तारा के पैर से अपने दो ऊपर से हटाया और चुपचाप बिस्तर से उठकर दूसरे बेड वॉशरूम में चला गया। तारा ने राहत की सांस ली। कितना खड़ूस इंसान है! सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोलने में भी शायद इनको टैक्स लगता है। वह बड़बड़ाते हुए उठी और अपने वॉशरूम में नहाने भाग गई। आज उसका इस घर में पहला दिन था और कल रात की रियांस की माँ ने उसे एक भारी सिल्क की साड़ी दी थी कि सुबह उसे यही पहननी है। तारा ने जल्दी से नहाकर कपड़े पहने, लेकिन साड़ी पहनना उसके लिए किसी विश्व युद्ध से कम नहीं था। रियांश दूसरे वॉशरूम में नहाकर बाहर आया। वह अपनी पैंट पहनकर तौलिए से बाल पोंछता हुआ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं के वहीं रुक गए, जम से गए। तारा आईने के सामने खड़ी थी। उसने सिर्फ पेटीकोट और एक बेहद खूबसूरत डीप नेक ब्लाउज पहना हुआ था। उसके गीले बाल उसकी नंगी कमर पर झूल रहे थे और पानी की कुछ बूंदें उसकी गर्दन पर फिसल रही थी। मुंह में 4-5 सेफ्टी पिन्स दबाए वह जड़ गज के सिल्क के कपड़े के साथ पूरी तरह से कुश्ती लड़ रही थी। वह इस वक्त इतनी दिलकश और बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी कि रियाज की नज़रें उस पर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसका दिल, जो हमेशा एक मशीन की तरह चलता रहता था, एक पल के लिए जैसे धड़कना भूल गया। वह बस खामोशी से उस मदहोश कर देने वाली नज़ारे को देखता रह गया। तभी तारा की नज़र आईने के रियांस पर पड़ी हुआ उसे इस तरह घूरते देखकर एकदम से चिढ़ गई। उसने मुंह में पिन निकाले और अपनी भड़ास निकालते बोली, क्या ऐसे भूत की तरह घूर रहे हो? हाँ, देख नहीं रहे ये साड़ी मुझे निगलने की कोशिश कर रही है? ये क्या मुसीबत है यार, मुझे नहीं पहना ये सब। तारा की आवाज़ में रियांस को उसके ख्यालों से बाहर खींचा। उसने तुरंत अपनी नज़रें चुराईं
हल्का सा अपना गला साफ किया और अपने चेहरे पर वापस वही शक्त और ठंडा भाव ले आया। तुम्हें यह सब पहनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। रियाज ने अपनी अलमारी से शर्ट निकालते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा। तुम्हें जिसमें आराम मिले वो पहन लो। मेरी माँ ने जो भी कहा हो, लेकिन मेरे घर में किसी भी तरह के दिखावे या फिर घुटन की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही तारा को चेहरा खुशी से खिल उठा। सच्ची? मतलब मैं अपनी जीन्स और कुर्ती पहन सकती हूँ? रियाज ने बस हल्का सा सिर हिला दिया। आप दुनिया के सबसे बेस्ट खड़ूस बॉस हैं। तारा ने साड़ी को वहीं बिस्तर पर फेंका और खुशी से उछलते हुए अपनी पसंदीदा कुर्ती निकालते हुए अलमारी की तरफ भाग गई। रियांश ने अपनी घड़ी की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 8:30 बज चुके थे। वह अपनी पूरी 25 साल की जिंदगी में कभी ऑफिस के लिए लेट नहीं हुआ था। परफेक्शन उसका जुनून था। उसने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए शुरू किए, लेकिन तारा नाम की आफत का कहर अभी बाकी था। अलमारी से उसने कपड़े निकालते हुए तारा की हड़बड़ाहट में रिवांस का पूरा टाई कलेक्शन नीचे से गिरा दिया। ओ सॉरी। तारा ने चुपकर उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह पीछे मुड़ी और रियांस की डेस्क से जा टकराई। अगले ही पल डेस्क पर एकदम परफेक्ट लाइन में रखी रियांस की सारी ज़रूरतें फाइलें, पेन स्टैंड और हेड लैपटॉप जमीन पर आ गिरी। हे भगवान, मैं अभी उठा देती हूँ। तारा घबरा कर जमीन पर बैठ गई और फाइलें उठा समेटने लगी, लेकिन इस चक्कर में उसके हाथ से पानी का गिलास छिड़का और सीधे रियाज के पॉलिश किए हुए महंगे इटालियन जूतों पर जा गिरा। रियाज वहीं फुट बनकर खड़ा रह गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह दोनों हाथों को अपनी मुट्ठी में जोर से बंद कर लिया। उसकी नसें तन गई थीं। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी खानदानी इज्जत और उसूलों को याद कर रहा था, ताकि वह इस लड़की पर चिल्ला ना पड़े। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल गूंज रहा था। क्या मैंने सच में दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जो इस लड़की को इस अब शादी कर ली? ये लड़की मुझे ऑफिस में पहले सीधे पागल खाने पहुंचा देगी। रियाज ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन 10 तक गिनी। उसका जबड़ा गुस्से से भिजा हुआ था, लेकिन उसने अपने खानदानी असूलों को याद करते हुए गहरी सांस छोड़ी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तारा जमीन पर बैठी हुई थी और पानी से भीगे जूतों को देखकर उसकी जान सूख गई थी। अरे बाप रे, मुझे बहुत माफ़ कर दीजिएगा। मैं अभी से साफ कर देती हूँ। तारा ने हर घबराहट में अपने दुपट्टे से रियांस के जूतों को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया। रियांस ने बहुत ही शांति से लेकिन एक मजबूती पकड़ से तारा का हाथ हाथ हवा में रोक दिया, जिससे तारा के रोंगटे खड़े हो गए। रहने दो। रियांस की आवाज़ इतनी धीमी ठंडी थी कि वह किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी जैसी लग रही थी। तुम्हारे इस कपड़े से ये लेदर खराब हो जाएगा, और वैसे भी मुझे अपने जूतों पर किसी के हाथ लगाना पसंद नहीं है। रियाज ने अपना पैर पीछे खींचा और वार्डरोब की तरफ गया और अपने लिए जूतों का दूसरा जोड़ा निकाल दिया। उसने तारा की तरफ एक बार भी नहीं देखा। तुम्हारे पास 5 मिनट है। अपनी वो कुर्ती या जो भी पहनना है पहनो और सीधे बेसमेंट में पार्किंग में आओ। मैं ऑफिस के लिए एक सेकंड भी लेट होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर रियाज बिना मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। तारा जमीन पर बैठे बैठे एक गहरी सांस छोड़ी। हे भगवान, ये इंसान है या फिर कोई शैतान? हाँ, हमेशा टिक टिक करता रहता है। चलो तारा, जल्दी करो, वरना ये खड़ूस सच में तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाएगा। तारा ने जल्दी से अपनी एक स्काई ब्लू रंग की कुर्ती और जीन्स पहनी, बाल खुले छोड़े और भागते हुए बेसमेंट में पहुंची। रियांस अपनी जेट ब्लैक रेंज रोवर की पिछली सीट पर बैठा टेबलेट पर कुछ फाइलें चेक कर रहा था। तारा ने दरवाज़ा खोला और अंदर आकर बैठ गई। कार के अंदर की शांति ऐसी थी कि जैसे किसी लाइब्रेरी में आ गई हो। रियांस ने ड्राइवर को इशारा किया और गाड़ी चल पड़ी। तारा को शांति से बैठने की बीमारी तो वैसे भी नहीं थी। उसने कुछ मिनट तक अपनी उंगलियों से सीट को थपथपाया और फिर धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाकर कार के म्यूजिक सिस्टम पर बटन दबा दिया। अचानक से एक लाउड पॉप गाना बजने लगा। रियांस की उंगलियां टैबलेट पर रुक गई। उसने अपनी गहरी खतरनाक आंखों से तारा की तरफ देखा। तारा ने झट से अपना गाना बंद कर दिया और एक मासूम सी मुस्कान देते हुए बोली, वो मुझे बस एक चेक करना था कि आपके
इस चलते फिरते ताबूत में कोई इंटरटेनमेंट सिस्टम है या नहीं? बहुत बोरिंग माहौल है यार। ये कार है, क्लब नहीं। रियाज ने बहुत ही कड़क लेकिन संयमित आवाज में कहा। और जब तक हम ऑफिस पहुंचने वाले हैं तो मेरे लिए कुछ नियम ध्यान से सुन लो। तारा ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध लिए और अपने ध्यान से सुनने का नाटक करने लगी। नियम नंबर 1। ऑफिस के अंदर हम दोनों अजनबी हैं। तुम सिंघानिया एम्पायर की बहू नहीं हो। तुम सिर्फ एक जूनियर इंटर्न हो। कोई भी तुम्हें नहीं जानता है कि हमारी शादी हुई है। और ये राज हमेशा राज ही होना चाहिए। बिल्कुल। तारा ने चुटकी बजाते हुए कहा। मुझे भी दुनिया को ये बताने का कोई दिलचस्पी नहीं है कि मेरा बॉस ही मेरा वो खड़ूस बोरिंग पति है। मेरी भी एक इमेज है यार मिस्टर सिंघानिया। रियाज ने उसे एक भारी लुक दिया, जैसे कि वो किसी को भी प्रश्न कर सकती है। लेकिन तारा ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। नियम नंबर 2। रियाज ने दांत पीसते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरे फ्लोर पर पानी यानी 80वें फ्लोर पर तुम्हारा आना सख्त मना है। तुम्हें 45 फ्लोर पर आईटी डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना है। और सबसे ज़रूरी बात, वहाँ कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कंपनी का कोई नुकसान हो। मुझे अपने काम में परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन की स्पेलिंग तो आपने ही याद की होगी ना? तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। आप चिंता मत कीजिए, आईटी मेरा मैदान है। वहाँ मैं आपसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। रियाज ने अपना टैबलेट बंद कर दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि ये लड़की ऑफिस में कोई ना कोई बड़ा धमाका जरूर करेगी। सिंघानिया एम्पायर, 45वां फ्लोर। तारा को रियांश ने गाड़ी से 2 ब्लॉक पहले ही उतार दिया था, ताकि कोई भी उन्हें साफ न देख सके। सारा पैदल चलते हुए कंपनी की उस आलीशान बिल्डिंग में पहुंची। वहां की सिक्योरिटी और चकाचौंध देखकर एक पल के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह एचआर डिपार्टमेंट में होते हुए आईटी फ्लोर पर पहुंची। वहाँ का सीनियर मैनेजर मिस्टर माथुर एक बेहद घमंडी और सख्त इंसान था। वह नए इंटर्न्स को रुलाने के लिए पूरे ऑफिस में मशहूर था। माथुर ने तारा को ऊपर से नीचे तक देखा। तो तुम हो नई इंटर्न? डिग्री तो अच्छी है लेकिन यहाँ थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल काम आता है। ये लो। माथुर ने एक मोटी सी फाइल और एक पेन ड्राइव तारा की डेस्क पर पटक दिया। ये कंपनी के नए सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर का बीटा है कोड है। इसमें हजारों लाइन की कोडिंग है। मुझे शाम तक इसकी पूरी बग रिपोर्ट चाहिए। अगर एक भी गलती छूटी तो कल से काम पर मत आना। माथुर ने एक बुरी सी मुस्कान के साथ कहा और चला गया। बाकी सारे कर्मचारी तारा की तरफ तरस भर खाती नज़रों से देखने लगे, क्योंकि वह काम किसी सीनियर डेवलपर के लिए भी 2 दिन का था। तारा ने उस मोटी सी फाइल को देखा और फिर पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर से लगाया। उसके चेहरे पर घबराहट की जगह एक बहुत ही शातिर और कातिलाना मुस्कान आ गई थी। चलो बेटा तारा, आज इन सूट बूट वाले अंकलों को दिखाते हैं कि असली हैकिंग और कोडिंग क्या होती है। तारा ने अपनी कुर्ती की आस्तीन ऊपर चढ़ाई और कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां पूरी किसी जादूगर की तरह चलने लगी। दोपहर के 2 बजे, 80वां फ्लोर, रियांस का कैबिन। रियांश अपने विशाल कांच के केबिन में बैठा विदेशी क्लाइंट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा था। तभी उसका पीए विक्रम हड़बड़ाता हुआ केबिन के अंदर आया। रियांश ने कॉल म्यूट किया और उसे घूरा। क्या तमाशा विक्रम? तुम्हें पता है ना मैं मीटिंग में हूँ। सर मुझे माफ़ कर दीजिए लेकिन आईटी डिपार्टमेंट में एक इमरजेंसी रिपोर्ट आई है। विक्रम की सांसें फूली हुई थी। क्या किसी ने सर्वर क्रैश कर दिया? रियांश की आवाज़ में खतरा मंडराने लगा। उसे तुरंत तारा का ख्याल आया। नहीं सर, विक्रम ने एक फाइल रियांश की मेज़ पर रखते हुए कहा। आज जो नई इंटर्न आई है तारा, मिस्टर माथुर ने उसे सिक्योरिटी कोड चेक करने को दिया था ताकि वो परेशान हो जाए। सर, उस लड़की ने सिर्फ 3 घंटे में न केवल पूरे कोड की टेस्टिंग खत्म कर दी, बल्कि उसने उस बिग सिस्टम से एक ऐसा भयंकर लूपहोल ढूंढ निकाला है जिससे कोई भी हमारा पूरा डेटाबेस हैक कर सकता था। उसने उस बग को भी फिक्स कर दिया है और मिस्टर माथुर को पूरे डिपार्टमेंट के सामने गलत साबित कर दिया है। रियांश का हाथ जो पेन पकड़े हुए था वह वहीं रुक गया। उसने विक्रम को बाहर जाने का इशारा किया। केबिन में अकेले होने के बाद रियांश ने अपनी कुर्सी को पीछे की तरफ धकेला और कांच की दीवार से बाहर शहर को देखने लगा। उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग ना दिखने वाली मुस्कान आ गई। वह लड़की एक आफत थी। वह घर में तबाही मचा सकती थी, उसके महंगे जूते खराब कर सकती थी, लेकिन
उसका दिमाग सच में किसी सुपर कंप्यूटर से कम नहीं था। रियांस को उस पर गुस्सा भी आ रहा था, साथ ही एक अजीब सा गुरूर भी महसूस हो रहा था। ये शादी उसने सिर्फ एक मजबूरी में की थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये चलती फिरती आफत उसके सख्त और नीरज जीवन में एक ऐसा तूफान लेकर आई है जिसे वह चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन अभी उस काम से मतलब था। शादी की बिजनेस में काम का लोड उस पर ज़्यादा हो गया था, इसलिए उसकी लगातार एक के बाद बड़ी से बड़ी मीटिंग हो रही थी, जिस चक्कर में वो 2 दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला था। वहीं सिंघानिया एम्पायर का 45वां फ्लोर, वो वहाँ कोई मजाक नहीं था। यह शहर की सबसे बड़ी आईटी विंग थी, जहाँ सैकड़ों डेवलपर्स रोबोट्स की तरह काम करते थे। तारा को यहाँ आए हुए 3 दिन हो चुके थे। उसे समझ आ गया था कि असल कॉर्पोरेट दुनिया किसी फेयर डील जैसी नहीं होती। यहाँ कोई किसी का डेवल टैलेंट नहीं देखता, सब बस एक दूसरे को दबाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। चूंकि तारा एक जूनियर इंटर्न थी, इसलिए उसे सबसे बोरिंग और फालतू काम दिए जा रहे थे। डेटा एंट्री, पुरानी फाइल्स की सर्टिंग और सीनियर्स के लिए कॉफ़ी लाना। मिस्टर माथुर और उनके चमचे, खासकर एक सीनियर डेवलपर रजत, तारा को नीचे दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। आज सुबह ही तारा ने एक बहुत ही बड़े सर्वर बग को फिक्स करने का कोड लिखा था। उसने वो फाइल रजत के रिव्यू के लिए भेजी, लेकिन दोपहर की मीटिंग में जो हुआ उसने तारा का खून खौला दिया। मीटिंग रूम 45वां फ्लोर। मीटिंग में माथुर, रजत और बाकी टीम बैठी थी। स्क्रीन पर वही कोड फ्लैश हो रहा था जो तारा ने लिखा था। सर, मैंने रात भर जाकर इस सर्वर इशू को रिजोल्यूशन दिया है, रजत सीना चौड़ा करके माथुर से कह रहा था। ये नया पैच सिस्टम को 100% सिक्योर कर देगा। माथुर ने इम्प्रेस होकर सिर हिलाया। वेरी गुड रजत, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस। हमारी नई इंटर्न को तुमसे सीखना चाहिए कि असल कोडिंग क्या होती है। वो तो बस बातें ही बना सकती है। तारा, जो कोने में बैठी सब सुन रही थी, उसकी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई। उसका बड़बोलापन और बेबाकी अब छुपने वाली नहीं थी। वो कोई बेचारी लड़की नहीं थी जो कोने में बैठकर रोए। एक्सक्यूज मी। तारा ने झटके से अपनी कुर्सी से उठी। उसकी तेज आवाज में मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। रजत सर, आपने रात भर जागकर ये कोड लिखा? वाह, फिर तो आपको ऑस्कर मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोड मैंने सुबह 10:30 पर आपके सिस्टम में सेंड किया था। रजत का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। तुम क्या बकवास कर रही हो तारा? तुम एक जूनियर इंटर्न हो, अपनी हद में रहो। हद तो आप कर रहे हैं सर, दूसरों के क्रेडिट पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। तारा ने अपना लैपटॉप सीधा प्रोजेक्ट से कनेक्ट किया। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी। लॉजिकल बात करते सर। ये रहा गिटहब का वर्जन हिस्ट्री लॉग, ठीक है? देखिए, ये कोड मेरी आईटी के सुबह 10:32 पर कमिट हुआ है और आपने इसे 11:15 पर कॉपी करके अपने नाम से सेव कर लिया है। यहाँ तक कि आपने मेरे छोड़े हुए कमेंट्स और 2 टाइफो मिक्स्ड भी डिलीट करके जहमत नहीं उठाई। हाँ, स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि रजत ने तारा का काम चुराया है। पूरे मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। एक जूनियर इंटर्न ने भरे कमरे में सीनियर की धज्जियां उड़ा दी थी। माथुर का ईगो हर्ट हो गया, क्योंकि रजत उसका खास था। तारा, ये क्या तरीका है बात करने का? माथुर गुस्से से चिल्लाया। तुम सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना नहीं जानती? ये सिंघानिया एम्पायर है, कोई कॉलेज का प्रोजेक्ट नहीं। अगर तुमने दोबारा ये बदतमीजी की तो मैं तुम्हें अभी टर्मिनेट कर दूंगा, ठीक है? कर दीजिए टर्मिनेट। तारा ने भी बिना डरे आंखों से आंखें डालकर कहा। लेकिन मैं अपना काम किसी और के नाम पर नहीं जाने दूंगी। रिस्पेक्ट काम से मिलती है सर, उम्र या फुर्ती से नहीं। तारा ने अपना लैपटॉप बंद किया और पूरे एटीट्यूड के साथ मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। उसे पता था कि अब उसका इस फ्लोर पर जीना हराम होने वाला है, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं थी। दोपहर के 3 बजे, 80वां फ्लोर, रियांस का केबिन। रियांस अपनी डेस्क पर बैठा एक इंटरनेशनल मर्जन की फाइल पढ़ रहा था। तभी विक्रम अंदर आया। रियांस बिना सिर उठाए बोल पूछा, क्या अपडेट है विक्रम? सर, 45वीं फ्लोर की रिपोर्ट है, विक्रम ने हिचकते हुए कहा। वो नहीं डर तारा, उसने आज मीटिंग रूम में काफ़ी हंगामा किया है। रियाज के हाथ रुक गए। उसने फाइल बंद की और अपनी डार्क खामोश आंखों से विक्रम को देखा। क्या हुआ? विक्रम ने पूरी घटना बता दी, लेकिन कैसे रजत ने तारा को कोट चुराया और कैसे तारा ने सबके सामने उसे एक्सपोज कर दिया और कैसे माथुर ने उसे टर्मिनेट करने की धमकी दी है।
रियांस का जबड़ा गुस्से से भिज गया। उसकी मुट्ठियां डेस्क पर इतनी कस गई थीं कि उंगलियां पोर सफेद पड़ गए। कोई उसकी पत्नी को, सिंघानिया खानदान की मालकिन को सरेआम जलील कर रहा था और उसे नौकरों की तरह निकालने की धमकी दे रहा था। उसका माफिया वाला दिमाग चीख चीख कर कह रहा था कि वो अभी नीचे जाए और माथुर और रजत दोनों को बिल्डिंग से बाहर फेंकवा दे। लेकिन तभी उसे तारा की वो बात याद आई। डील में ये कहीं नहीं है लिखा था कि मेरा आप मेरा करियर तय करेंगे, मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगी। उन दोनों के बीच ये तय हुआ था कि ऑफिस में वो अजनबी रहेंगे। अगर रियांस आज जाकर उसे बचाता तो तारा की वो इंडिपेंडेंट पहचान खत्म हो जाती और सब उसे सिर्फ बॉस के पर फेवरेट मान लेते। तारा कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। रियांस ने एक गहरी कांपते हुए स्पेस सांस छोड़ी। रियाज छोड़ी थी। उसने अपने हाथ से पकड़ा हुआ महंगा मॉन्ट कैप पेन इतनी जोर से दबाया कि वो टुकड़ों में टूट गया। स्याही उसकी उंगलियों में फैल गई। सर! विक्रम घबरा गया। माधुरी या रजत से कोई कुछ नहीं कहेगा। रियाज ने अपनी आवाज़ को बेहद ठंडा और सहमित रखते हुए कहा, जबकि उसके अंदर ज्वालामुखी फट रहा था। वो इंटर्न अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती है, उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। विक्रम सिर झुकाकर चला गया। रियांस ने रूमाल से अपने हाथ पोंछे। उसे तारा के उस बड़बोलेपन और निडरता का बहुत गुरूर महसूस हो रहा था, लेकिन साथ ही उसे दूर से तमाशा देखने में बहुत कुठन भी हो रही थी। शाम के 6 बजे फायर एग्जिट सीढ़ियाँ। तारा 45वें फ्लोर की फायर एग्जिट सीढ़ियों पर बैठी थी। उसका दिमाग खराब था। माथुर ने उसे सजा के तौर पर 500 पन्नों के इस पुराने डेटा को मैन्युपुलेटली एक्सेल में फीड करने का काम दे दिया था। इडियट्स, गधे कहीं के, खुद को 30 मार खा समझते हैं। तारा अपने घुटनों पर सिर रखे बड़बड़ा रही थी। उसे रोना नहीं आ रहा था, बस बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था। तभी भारी जूतों की आहट सीढ़ियों पर गूंजी। तारा ने सिर उठाकर देखा। रियांस वहां खड़ा था। उसने अपनी सूट की जैकेट उतार रखी थी और शर्ट की स्लीव्स फोल्ड कर रखी थी। वो शायद किसी काम से 45वें फ्लोर पर आया था और तारा को यहाँ बैठा देख कर रुक गया था। ये कोई हाँ कोई सीसीटीवी फुटेज में नहीं था और ना ही कोई एम्प्लॉय था। रियान सीढ़ियों के नीचे उतरा और तारा के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। तारा ने उसे देखा और मुंह फेर लिया। क्या है, यहाँ भी मुझे लेक्चर देने आए हो मिस्टर बॉस? तारा ने चिढ़ते हुए कहा। रियाज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तारा के बगल में उन ठंडी सीढ़ियों पर बैठ गया। शहर के सबसे बड़े माफिया डॉन अरबपति को जमीन पर ऐसे बैठा देखकर तारा को हल्की सी हैरानी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें माथुर से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, रियाज ने बहुत ही शांत लेकिन भारी आवाज में कहा। तारा ने झटके से उसकी तरफ पलटी। अच्छा, तो क्या मुझे उस रजत को मेरा क्रेडिट चोरी करने देना चाहिए था? हाँ, मैं चुपचाप सुन लेती। आपको क्या लगता है मैं? तारा की बात पूरी होने से पहले रियाज ने अपना एक बड़ा गर्म हाथ तारा के सिर पर रखा और उसे बहुत ही हल्के से सहलाया। उसका टच इतना रिलैक्स और प्रोटेक्टिव था कि तारा का सारा गुस्सा एक पल में हवा हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि तुमने गलती की है, रियाज ने तारा की आंखों में बहुत ही गहराई से देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में अब बहुत बड़ा टोन नहीं बल्कि एक पति का पजेशन। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही था, मुझे तुम पर गर्व है। तारा की आंखें हल्की सी बड़ी होगी। सच्ची? रियाज ने होठों पर एक बहुत ही सोच में लेकिन असली मुस्कान का एक सच्ची। लेकिन तुम्हें माथुर को अपनी बातों से नहीं, अपने काम से मारना चाहिए। कॉर्पोरेट दुनिया में चिल्लाने से कोई सिर्फ तमाशा बनता है। अगर तुम्हें रजत को एक्सपोज करना ही है तो मीटिंग में चिल्लाने के बजाय वो लोग फाइल सीधा HR और मुझे सीधी सी करके ईमेल कर देनी चाहिए थी। वो लोग खुद उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तारा को अपनी ही पलकें झपकाई। लॉजिकली रियांस बिल्कुल सही कह रहा था। वो थोड़ी इम्पल्सिव हो गई थी। मेरा मन कर रहा है मैं उस माथुर सर को इसी बिल्डिंग के छत से नीचे फेंक दूं। तारा का दिल जोर से धड़क उठा। वो इस इंसान पर राज करता था। वो सिर्फ तारा के एक रूल की वजह से अपनी कुर्सी पर बैठा अपने गुस्से का खून पी रहा था। इस बात ने तारा को अंदर रियांस के लिए एक बहुत ही गहरी रिस्पेक्ट पैदा कर दी। तारा के चेहरे पर एक चुलबुली स्माइल आ गई। उसने रियांस के शर्ट के कॉलर को हल्का सा खींचा। थैंक यू मेरे काम पर दखल न देने के लिए, तारा ने धीमी आवाज़ में कहा। मैं अपनी जंग खुद लड़ना चाहती हूँ मिस्टर सिंघानिया। मैं उस माथुर और रजत को ऐसा लॉजिकल सबक सिखाऊंगी कि वो हमेशा याद रखेंगे। मुझे कोई शक नहीं है। रियांस की नज़रें पल भर के लिए तारा के होठों पर टिक गईं। वहां सीढ़ियों के उस सन्नाटे में कॉर्पोरेट दुनिया की सारी बंदिशें जैसे पीछे छूट गई थी। रियांस ने धीरे से अपना एक हाथ उठाया और तारा की सांसें अचानक से अटक गईं।
उसे लगा कि वो उसे चूमने वाला है। रेयांश का चेहरा उसके इतना करीब आ चुका था कि उसकी महंगी डार्क परफ्यूम की महक तारा के दिमाग को सुन कर रही थी। तारा ने घबराहट में अपनी आंखें हल्की सी भींच ली, लेकिन रियांश ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी लंबी ठंडी उंगलियों से तारा के चेहरे पर आए एक लट को कान के पीछे किया और अपना अंगूठा उसकी जॉलाइन पर बहुत ही हल्के से फेरा। उसका टच इतना पजेसिव और गहरा और इंटेंस था कि तारा के शरीर में बिजली से दौड़ गई। रियांश की गर्म सांसें तारा के गालों को छू रही थी। तुम्हारी ये आग ही तुम्हारी असली ताकत है। रियांश ने बिल्कुल उसके कान के पास अपनी भारी नशीली आवाज में फुसफुसाया। इसे कभी भी माथुर के लिए बुझने मत देना। तारा का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा रियांश सुन लेगा, लेकिन वो तारा थी, एक चलता फिरता एटम बम। वो इतनी आसानी से सब्र खोकर पिघलने वालों में से नहीं थी। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। रियांश के चौड़े सीने पर उसने दोनों हाथ रखे और हल्का सा पीछे धकेल दिया। ए हेलो, ये क्या है हाँ? तारा ने अपनी नर्वसनेस छुपाने के लिए अपनी फुर्ती को ठीक करते हुए कहा। उसकी आवाज में एक चुलबुलापन था। ज्यादा क्लोज मत आइए मिस्टर बॉस। ये फायर एग्जिट है, कोई रोमांटिक बालकनी नहीं। और आपका ये इंटेंस माफिया वाला लुक मेरे सिस्टम का सर्वर डाउन कर रहा है। थोड़ा स्पेस प्लीज। रेयांस के होठों पर एक बहुत ही छोटी सी मुस्कान आ गई। तारा की इस हरकत ने उस पल के भारी को माहौल को एक अजीब सी खूबसूरती और कॉमेडी में बदल दिया था। वह इकलौती लड़की थी जो रेयान सिंघानिया को सीढ़ियों पर पीछे धकेल कर उसे स्पेस मांगने की कह सकती थी। रियाज ने खुद को पीछे किया और अपनी शर्ट के कफलिंग्स को ठीक करते हुए वापस अपने उसी खड़ूस और रॉयल बॉस वाले अवतार में आ गया। अब जाओ और उस एक्सेल सीट को पूरा करो मिस तारा। रियाज ने एक ठंडी लेकिन हल्की सी स्माइल के साथ कहा। मिस्टर सिंघानिया एम्पायर में काम चोरी की कोई भी जगह नहीं है। तारा ने मुंह बनाते हुए उसे हवा में ही एक हल्का सा मुक्का दिखाया। खड़ूस, आपका तो बस चले तो आप इंसानों की जगह रोबोट से ही शादी कर लेते। रियाज वहां से उठकर चला गया। तारा वहीं सीढ़ियों पर खड़ी रही। उसने सीने पर हाथ रखे हुए थे। उसकी सांसें अभी भी तेज थी। उसे पता था कि बाहर की दुनिया के लिए वो दोनों अजनबी हैं, लेकिन इस बिल्डिंग के दीवारों के बीच उनकी अजीब सी केमिस्ट्री बिना छुए भी महसूस होने वाली थी। वो नशा किसी भी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा ताकतवर था। अब उसे वो एक्सेल सीट कोई सजा नहीं लग रही थी।